राजस्थान में प्रेशर पॉलिटिक्स हाई। बीएसपी से आए विधायकों की धमकी रंग लाई। सरकार के तोहफे ने अब अपनों की आस बढ़ाई। मंत्रिमंडल फेरबदल की अटकलें, तीसरी लिस्ट की आस। नियुक्तियों के बहाने बीजेपी का राज्य सरकार पर प्रहार। कांग्रेस का जनाधार पूरे देश में खिसक जा रहा है और आगामी 2023 के चुनाव में राजस्थान और छत्तीसगढ़ भी कांग्रेस के हाथ से जाने वाला है। कांग्रेस डूबता जहाज, कई नेता कांग्रेस छोड़ने को तैयार। स्पष्ट है कि आज लोग कांग्रेस छोड़ने को तैयार बैठे हैं। आप पूरे देश का परिदृश्य देखेंगे तो लोगों ने कोई भी डूबते हुए जहाज में सवारी नहीं करना चाहेगा। मनमर्जियां कब तक? नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मनमर्जियां कब तक? क्या राजस्थान में प्रेशर पॉलिटिक्स हावी है? यह बात इसलिए क्योंकि बीएसपी से कांग्रेस में आए दो विधायकों की धमकी रंग लाई है। सियासी संकट में हाथ का साथ देने वाले विधायक वाजिब अली और संदीप यादव को राजनीतिक नियुक्ति की सौगात देकर शांत किया गया है। मंत्री राजेंद्र गूढ़ा भी कद और पद को लेकर अलग रास्ते का इशारा किया था। नियुक्ति के तोहफे के बाद कई और विधायकों की बेचैनी बढ़ गई है। क्या सरकार पर प्रेशर पॉलिटिक्स और बढ़ने वाली है? प्राइम डिबेट में बहस आज इसी मुद्दे पर। मनमर्जियां कब तक? तमाम मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आज के सवाल नंबर 1, बीएसपी से आए विधायकों की नाराजगी क्या अब खत्म होगी? पहला सवाल है। सवाल नंबर 2, राजनीतिक नियुक्तियों से प्रेशर पॉलिटिक्स क्या और बढ़ेगी? जब प्रेशर डाला गया तो राजनीतिक नियुक्तियां दे दी गई। अब इन राजनीतिक नियुक्तियों के बाद क्या पॉलिटिक्स में प्रेशर पॉलिटिक्स और बढ़ेगी? सवाल नंबर 3, जोड़ तोड़ की सियासत में क्या ऐसा ही चलता रहेगा और कब तक चलता रहेगा? चलिए, हमारे साथ तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। प्रदीप चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ेंगे, माधुराम चौधरी जी हमारे साथ जुड़ेंगे, मिथिलेश जैमिनी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है मिथिलेश जी आपका न्यूज़ 18 राजस्थान पर। सर जी, प्रेशर पॉलिटिक्स, क्या नियुक्ति ही एकमात्र रास्ता था? क्या राजनीतिक पद ही महत्वाकांक्षा थी और यही देना एकमात्र रास्ता था इनकी नाराजगी दूर करने का? देखिए सुमित जी, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि पिछले कई दिनों से जिस तरीके से राजेंद्र गूढ़ा सीधे आक्रामक मूड में थे, वो बार बार कह रहे थे कि शांति धारीवाल का अलाइनमेंट ठीक नहीं है, कई ऐसे बयान दे रहे थे। और ये जो विधायक हैं जो आज पद से नवाजे गए हैं, ऑस्ट्रेलिया की आबो हवा खाकर आए हैं और ये कहीं न कहीं इनकी नाराजगी थी और उसको दूर करने के लिए कवायद चल रही थी। तो ये जो चीज है कि अब इस पद से कोई फायदा नहीं, तनख्वाह तो वही मिलनी है, लेकिन एक ओहदा जो बढ़ जाता है, उन्हें पता है कि अगले चुनाव में क्या हो क्या नहीं हो, लेकिन पूरे जीवन एक तमगा लग जाता है। पूर्व संसदीय सचिव की तरह पूर्व वो अपने अध्यक्ष का नाम लिख सकेंगे, एक तमन्ना तो ये पूरी हो जाएगी। लेकिन इससे कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान होगा। अब कांग्रेस महज अगले चुनाव में जो 2023 में तो चुनाव के वक्त पर टिकट बंटवारे के टाइम पर भी डाली जाएगी, फिर टिकट के लिए जी, लेकिन वही मैं कह रहा हूं, अब राजस्थान में जो कांग्रेस है वो 175 सीटों पर ही चुनाव लड़ेगी। 175 क्यों, 25 सीटें तो पहले ही अशोक गहलोत जी बुक कर चुके हैं, क्योंकि 6 तो बसपा वाले, 13 निर्दलीय, 2 बीटीपी वाले, 2 माकपा वाले और 1 आरएलडी से जो आए हैं सुभाष गर्ग। इस तरीके से 24 सीटें तो बुक है और इसके कारण इन 24 सीटों पर कांग्रेस का संगठन कमजोर हो रहा है।
हालात यह है कि वहां ब्लॉक अध्यक्ष भी इनकी मनमर्जी से बन रहे हैं, इनके कहने से ट्रांसफर हो रहे हैं। तो 25 जगह तो कांग्रेस अपने आप ही खत्म हो गई है, कांग्रेस इनके भरोसे ही अब खड़ी है। तो अब 175 सीटों पर लड़ाई बाकी रह गई है, यह कांग्रेस को समझना पड़ेगा। और प्रेशर पॉलिटिक्स केवल पद के लिए ही नहीं है। आप मालूम कर लीजिए कि राकेश मोरदिया जो परशुराम मोरदिया जी के सुपुत्र हैं, उनकी माइनिंग के खिलाफ 273 करोड़ की रिकवरी निकाली गई थी पिछली सरकार में। उस सरकार की 273 करोड़ की जो रिकवरी है उसको आज तक पेंडिंग छोड़ रखा है। यानी 273 करोड़ रुपए अगर किसी सरकार में जो वसुंधरा जी के टाइम थी उस सरकार ने निकाले, लेकिन उनके पिता परशुराम मोरदिया अब वो बन गए विधायक, तो मंत्री इसीलिए नहीं बने। आप मालूम कर लीजिए लेकिन अंतरात्मा की आवाज की बात कही जाती थी, अंतरात्मा की आवाज सुनकर विधायक पार्टी बदल कर आए थे, दूसरे खेमे में आए थे, सरकार बचाने के लिए आए थे। लेकिन अब कह रहे हैं कि जो वादे हमसे किए गए थे, यानी सौदा तो कुछ हुआ था, डील तो कोई हुई थी। बिल्कुल सौदा हुआ था, 100% हुआ था। और इससे एक चीज और हो गई है कि अब तीसरा जो मंत्रिमंडल में विस्तार भी तय हो गया है, क्योंकि राजेंद्र गुड़ा अपने पद से कतई संतुष्ट नहीं है। वो कह रहे हैं कि ऐसा विभाग है जिसमें कुछ माल ही नहीं है, वो सीधा सीधा बोल रहे हैं। तो ये जो गैर मलाई वाले विभाग हैं वो लेकर वो खुश नहीं है। तो अब ऐसे में जो कांग्रेस के विधायक हैं जो 4-4 बार जीते हुए हैं, जैसे खंडार से अशोक बैरवा हैं, वो बेचारे 4 बार जीते, कैबिनेट मिनिस्टर रहे, एससी के हैं, कुछ नहीं बन पा रहे। रामनारायण मीणा है, कई बार के जीते हुए हैं लेकिन कुछ नहीं बन पा रहे। अब उनकी भी अंदर से आत्मा बुलबुला रही है कि हमने आखिर क्या दोष किया, हमने इस मंत्रिमंडल फेरबदल को लेकर क्या लगता है आपको? अब जरूरत तो नहीं लगती शायद मंत्रिमंडल फेरबदल की, या होगा? देखिए जरूरत तो कुछ भी नहीं है। हाँ। लेकिन अशोक गहलोत क्या सियासी जादूगर है, जोड़ तोड़ करके अब राजस्थान कर्ज में तो डूब चुका ही है। यानी आज की तारीख में तेलंगाना, पंजाब और राजस्थान सबसे ज्यादा कर्ज में डूबे हुए, तो और डूब जाएगा। लेकिन अगर मंत्रिमंडल में विस्तार करना है तो कर दीजिए, और नियुक्तियां करनी तो कर दीजिए, राजस्थान की जनता पर और भार डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सरकार चलती रहनी चाहिए। लेकिन इसके अगले चुनाव में राजस्थान की जनता क्या फैसला करेगी उस पर अहम निर्णय करना चाहिए। जिस तरीके से आज जल क्रांति में किरोड़ीलाल मीणा के भीड़ उमड़ी है, उससे भी समझ जाना चाहिए कि जिस पूर्वी राजस्थान के दम पर आप सत्ता में है वहां आपकी आबो हवा नहीं बिगड़ जाए, क्योंकि 72 विधायक वहीं से मिले हैं आपको, और वो सचिन पायलट की मेहनत से मिले हैं। तो ऐसे में एक प्रेशर वो भी क्रिएट हो सकता है, जो सचिन पायलट अब हाशिए पे है वो कहीं नहीं खड़ा हो जाए, वो एक नया जो आपका कांग्रेस का बोतल का जिन है वो बाहर नहीं हो जाए, उसको भी ऐसे में उन कार्यकर्ताओं का क्या, उन लोगों का क्या, उन विधायकों का क्या जो पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे, जो शुरू से पार्टी के साथ हैं, वो भी कुछ उम्मीद लगा के बैठे हैं सरकार से? देखिए वो वफादारी का क्या सिला मिला। भरत सिंह कुंदनपुर बार बार चिट्ठी लिख रहे हैं, रामनारायण मीणा इतने सीनियर हैं, वो कह चुके कि मैं अशोक गहलोत से सीनियर हूं, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी सबके साथ काम कर चुका हूं। तो जो लोग हैं उन्हें आज तक मंत्री पद से नहीं नवाजा गया, और जो बसपा से आए उन्होंने मदद की। आपके पास 101 तो सीटें वैसे ही हैं, सरकार गिरने का तो डर वैसे ही नहीं है, फिर आप क्यों इतना प्रेशर ले रहे हो? 6 ये शामिल हो गए, 107 सीटें आपके पास, गणित वैसे ही है। अगर गणित आपके हित में है तो राज में डरने की जरूरत ही नहीं है। आप किस बात से डर रहे हैं, या केवल आला कमान को ये दिखाने के साथ अभी भी मैं जैसे तैसे करके चला रहा हूं सरकार? अब इसके पीछे क्या मैसेज है? क्योंकि कहीं ना कहीं आला कमान के मन में है कि अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए, और अशोक गहलोत जी की जो बॉडी लैंग्वेज है वो साफ कह रही है कि वो राजस्थान छोड़कर नहीं जाने वाले हैं। वो पहले ही कह चुके हैं कि मैं थासू दूर नहीं, वो राजस्थान छोड़ना नहीं चाहते हैं। ऐसी तमाम स्थितियों में और भी प्रेशर आएंगे तो उसको मैनेज कर लेंगे, क्योंकि प्रेशर मैनेजमेंट में इस सियासी जादूगर का कोई तोड़ नहीं है। इसकी कला ये खुद ही जानते हैं सियासत की, और कोई राजस्थान में भी दूसरा कांग्रेस में ऐसा कोई आदमी है नहीं जो इतनी तोड़ फोड़ करके कैसे भी सरकार चला ले। बीजेपी कह रही है कि भैया कांग्रेस तो डूबता जहाज है, और भी कई लोग पार्टी छोड़कर जाने की तैयारी में है। और ये बात तो राजेंद्र गुड़ा ने साफ कर दी, कह दिया था उन्होंने कि भैया हमें विचार करना पड़ेगा। मिथिलेश जी उन्होंने कह दिया था हमें विचार करना पड़ेगा अगर हमारी मन मर्जी के मुताबिक। मैं आपको अंदर की बात बता दूं, कांग्रेस के कई ऐसे विधायक हैं जो संपर्क में हैं बीजेपी के, उनको पता है। तो अब 175 की लड़ाई रहेगी, 25 टिकट तो बुक हो चुके हैं ना आपके, क्यों 25 जगह तो आपके संगठन वैसे जान लेता हूं मैं कितने विधायक संपर्क में। माधुराम जी जुड़ गए हैं हमारे साथ, बीजेपी नेता। स्वागत है माधुराम जी आपका। प्रदीप चतुर्वेदी जी कांग्रेस हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप दोनों का स्वागत है। मिथिलेश जी कह रहे हैं कई ऐसे विधायक हैं कांग्रेस के जो आपके संपर्क में है। माधुराम जी
देखिए, ये तो मिथिलेश जी ज़्यादा बता सकते हैं सुमित जी, नहीं बता तो आप क्योंकि ये सकते हैं दोनों सर पार्टियों ज्यादा। का विश्लेषण करते हैं। पर मैं तो ये कहना चाहूँगा कि गहलोत सरकार जनता का और उनके खुद के विधायकों का दोनों का विश्वास खो चुकी है। जिस स्थिति में अभी सरकार चल रही है, एक तरफ मिथिलेश जी कह रहे थे ये जादूगर है, पर अब की बार के शासन में अगर ठीक से मिथिलेश जी अगर अपन विवेचना करेंगे तो शायद ही अशोक गहलोत के कार्यकाल में पिछले जो 2 कार्यकाल रहे उनमें सबसे फ्लॉप कार्यकाल ये रहा जिसमें सरकार कहीं दिखती नहीं है, सरकार का कोई अंकुश नहीं है, हर तरफ भ्रष्टाचार है, उनके खुद के विधायक भ्रष्टाचार में लिप्त है। और मैं ये कहूँगा कि अपराध में आज राजस्थान फर्स्ट में है। तो इनकी स्थिति आज बहुत बुरी है। और ये जिस प्रकार बसपा के विधायक इन पे आरोप लगा रहे हैं और आरोप लगाने के बाद में उनको किस प्रकार से नवाजा जा रहा है, एक स्थिति ये है नागौर जिले में एक भी मंत्री नहीं है, भरतपुर में 7 विधायकों में से 6 कहीं ना कहीं मंत्री है, तो इनका कहीं ना कहीं समीकरण गड़बड़ा रहा है। तो निश्चित तौर पे अब की बार अशोक जी कहीं ना कहीं कोई भय है या क्या स्थिति है कि वो सरकार को चलाने में और जनता की कहीं भी, ये मैं कहूँ कि कोई सुनवाई करने में कहीं भी सक्षम नहीं है। ये एक बौखलाए हुए बयान देते हैं और बार बार इनकी बौखलाहट इनके चेहरे पर साफ दिखाई देती है। तो राजस्थान में ऐसी सरकार और ऐसा वातावरण कभी नहीं रहा। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर सतीश जी कई बार कहते हैं कि ये बहादुर शाह जफर जैसे अंतिम शासक हुए, वैसे अब की बार कांग्रेस के ये अंतिम शासक लग रहे हैं। ये खुद ही कांग्रेस को लेके डूबने में क्या सोच रखा है इन्होंने कि कांग्रेस को तो डूब ही रहे हैं, पर हम पूरी राजस्थान की जनता को भी डुबो रहे हैं। और जिस प्रकार जनता में एक वातावरण भय का बना हुआ है, वो निश्चित तौर पे राजस्थान के लिए बड़ी दुखदायी है। ठीक है, मैं फिर से आऊँगा आपके पास सर। प्रदीप चतुर्वेदी जी, सर राजेंद्र गूढ़ा ने कुछ दिनों पहले जो चलिए प्रदीप जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, आरसी चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हैं, माफ कीजिएगा आरसी चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस से। आरसी चौधरी जी सर फिर से आपका स्वागत कर रहा हूँ। आरसी चौधरी साहब, राजेंद्र गूढ़ा ने कुछ दिनों पहले बयान दिया था गूढ़ा साहब ने और कहा था कि हमें फिर से सोचना पड़ेगा। दिल्ली में भी डेरा जमाए हुए थे तमाम लोग, नाराजगी उन्होंने जाहिर कर दी थी। ये नाराजगी कारण बनी राजनीतिक नियुक्तियों का? डर था किसी बात का आप लोगों को? मैं कहना चाहूंगा कि इससे पहले भी जो भारतीय जनता पार्टी इन बातों को लेकर बार बार सुनील जी आरोप लगाती रही है जी कि इनके कुनबे में खलबली है, लोगों को ये तमाम जो वादे कर चुके हैं ये संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। हम सदैव ये प्रश्न उठते रहे जो भारतीय जनता पार्टी ने उठाए और मीडिया के द्वारा हमसे पूछे गए। लेकिन इस डेमोक्रेसी के अंदर, लोकतंत्र के अंदर जहां जहां जरूरत पड़ी, चाहे राज्यसभा के चुनाव हो, चाहे विधानसभा के उपचुनाव हो, चाहे लोकल बॉडी के चुनाव हो, इस प्रदेश की जनता ने भरपूर हमें आशीर्वाद दिया। तमाम लोग हम एक स्वर में एक जगह पे खड़े हुए मिले जब सुनने की जरूरत पड़ी। लेकिन निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के अंदर डेमोक्रेटिक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक हर स्तर पे अपने राजेंद्र गूढ़ा कह रहे हैं कि जो कांग्रेस पर वादे पूरे नहीं करने का आरोप लगा रहे हैं राजेंद्र गूढ़ा, कौन से वादे किए थे ऐसे उनसे जब वो आए थे बसपा छोड़कर कांग्रेस में आए? हालांकि उस वक्त तो हम लोग ये कह रहे थे कि भाई अंतरात्मा की आवाज सुनकर वो आए हैं, ठीक है, लेकिन ऐसे कौन से वादे किए थे जो राजेंद्र गूढ़ा कह रहे हैं पूरे नहीं किए? सुनिए जी, ये तो राजेंद्र गूढ़ा जी से पूछना चाहिए था कि वो किसके आधार पर, मैं तो संगठन की आधार पर बात कह रहा हूँ कि कोई भी ऐसी जो बातें रही हो या कोई उन्होंने अपने लौकिक क्षेत्र को लेकर जनता के सामने कोई वादे हो, कोई दूसरी कोई भी किसी भी तरीके के अगर वादे रहे तो ये तो बेहतर होता उन स्वयं से पूछते। उन्होंने जब बातें कही, आप मीडिया के साथ ही वहां पे थे कि कौन से आपके सपने हैं वो अधूरे रह गए, कौन से आपकी जो वादे हैं वो अधूरे रह गए। शायद यही सपने होंगे ना सर, राजनीतिक नियुक्तियों के, मंत्रिमंडल में जगह के, शायद यही सपने होंगे जो अब पूरे हो रहे हैं धीरे धीरे, यही वादे होंगे जो अब पूरे हो रहे हैं धीरे धीरे। मैं न्यूज 18 के दर्शकों को कहना चाहूंगा कि सुमित जी ने मुझे 2 बार टोक दिया। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता बोल रहे थे, निर्बाध बोले जा रहे थे, निर्बाध आरोप लगाए जा रहे थे, कोई दिक्कत नहीं होती। और जब मैं बोलने लगता हूँ आप बोल लीजिए, तमाम प्रश्नों की मैं जवाब दूंगा। सुमित जी कोई दिक्कत सवाल आता है तो मैं पूछ लेता हूँ। हमें लोकतंत्र की अदालत में वो ज्यादा सख्त करते हैं। आपकी जो आरोप है वो इस जनता के सामने ये प्रूव करते हैं कि कांग्रेस पार्टी विपक्ष के निराधार आरोपों का भी सामना करती है और तल्ख पर्सन आपके चैनल का भी सामना करती है। निश्चित रूप से डेमोक्रेसी में जवाबदेही होनी चाहिए, सत्तारूढ़ दल की होनी चाहिए, लेकिन आप आरोप लगाएं मैं उनका जवाब दे पाऊं ताकि आप दर्शकों को जी सर दीजिए, ये पता चल सके कि आप हमें कटघरे में खड़ा करें, उसका जवाब क्या है। सर जवाब दीजिए सर। सुमित जी मैं ये कहना चाहूंगा कि जब जब जरूरत पड़ी कांग्रेस पार्टी एक साथ खड़ी हुई नजर आई।
चाहे विधानसभा चुनाव से पहले हो चाहे आज तक हो, भारतीय जनता पार्टी के अंदर 8 लोग मुख्यमंत्री बन के घूम रहे हैं। राज्यसभा के चुनाव है, अंतरात्मा की बात की, राज्यसभा में एक बार इन्होंने अपने 2 प्रत्याशी उतारे, दूसरी बार फिर निर्दलीय के पीछे खड़े हुए। राजस्थान की जनता ने नकार दिया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्यारी है। जहां पे जनता इन्हें नकार देती है, वहां पे वो उस जनता के जनादेश को कुचलने के लिए विधायकों को, सांसदों को खरीदने का प्रयास करते हैं। लेकिन राजस्थान की जनता सजग है, अपने चुने हुए जनप्रतिनिधियों पर दबाव बनाए हुए, उनकी नैतिकता है कि जनता ने जो जनादेश दिया हम उसके साथ में खड़े रहे। राजस्थान का मैं साधुवाद करना चाहूंगा, चाहे विपक्ष में किसी भी तरह की दल रहे हो, कभी भी जनता के जनादेश को कुचलने का काम नहीं किया गया। ये भारतीय जनता पार्टी का पहला शासन है जो अलग अलग देश के हिस्सों में जनादेश को कुचलने का काम करे। भैरव सिंह शेखावत साहब की सरकार थी, उन्हीं के लोग उनसे विद्रोह किए, कांग्रेस के संपर्क में आए, सरकार गिराना चाहा, लेकिन तत्कालीन जो अध्यक्ष थे पार्टी के अशोक गहलोत जी, उन्होंने कहा हमें लोकतंत्र में विश्वास है, जनता के जनादेश में विश्वास है। सर देखिए, मैंने आपको पूरा वक्त दिया, अब एक सवाल मेरा और चौधरी साहब, मैंने देखिए पूरा वक्त आपको दिया, अब एक सवाल और आपसे पूछना चाह रहा हूं मैं सर, अगर आपकी इजाजत हो तो। सर वाजिब अली को राज्य खाद्य आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है, ठीक है, संदीप यादव को भिवाड़ी विकास बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। इस पद पर आने के बाद, इस राजनीतिक नियुक्ति होने के बाद ऐसा क्या करेंगे वो जो विधायक होकर नहीं कर पा रहे थे? वो क्या जरूरत आन पड़ी थी, ऐसी कितनी आवश्यकता आन पड़ी थी? एक विधायक जनप्रतिनिधि होता है, सैकड़ों हजारों लोगों की आवाज होता है, कहां कमी रह रही थी, क्या नहीं कर पा रहे थे कि अब ये नियुक्ति मिलने के बाद उन तमाम समस्याओं का समाधान वो तुरंत जादू की छड़ी घुमाकर निकाल देंगे? एक विधायक का फर्ज क्या होता है? अपने क्षेत्र का विकास करना, लोगों की आवाज विधानसभा तक से उठाना, अपने क्षेत्र के विकास की आवाज को। अब ज्यादा पुरजोर तरीके से उठा पाएंगे, पहले नहीं उठा पाते। निश्चित रूप से सुमित जी, निश्चित रूप से आपका प्रश्न सही है, लेकिन अगर आप उसको देखेंगे कि राजस्थान के अंदर 200 विधायक हैं, हर विधायक अपने क्षेत्र की जनता का प्रतिनिधित्व करता है। जिस विधानसभा क्षेत्र से वो चुन के आते हैं, वो उस क्षेत्र की तमाम उस जनता का प्रतिनिधित्व करता है, चाहे वो दूसरे विचार के भी लोग हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी से जीत के आए कांग्रेस के लोग हैं, वो उस क्षेत्र की नुमाइंदगी करते हैं और उस क्षेत्र की जनता की आवाज को मुखर करने का एक काम करते हैं। उसके विकास के लिए सदन के पटल पर अपनी बात रख सकते हैं, इसलिए सरकार पर दबाव बनाते हैं, लेकिन सरकार पर दबाव डालते हैं कि हमें नियुक्तियां दो, हमें मंत्री पद दो। माधोराम चौधरी जी, सीपी जोशी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस डूबता जहाज है और भी लोग छोड़कर जाएंगे। किस आधार पर कह रहे हैं सर आप लोग ये बात? कुछ लोग हैं आपके कॉन्टेक्स्ट में? ये आपको इनके बयानों से नहीं लगता ऐसा? जिस प्रकार में इनकी पार्टी के अंदर सारे विधायक किस प्रकार, भरत सिंह जी अभी मिथिलेश जी बता रहे थे, अशोक गहलोत जी खुद के डिप्टी सीएम को नकरा और निकम्मा कहते हैं, और जिस प्रकार गणेश गोगरा बयान देता है, और कई विधायकों ने विदोड़ी ने यह कहा कि जिनको 50-50 हजार से जो हारे हुए हैं उनको राज्य मंत्री का दर्जा दे दिया। तो इस प्रकार की तमाम घटनाक्रम अपने आप स्वतः बोलते हैं कि किस प्रकार का माहौल है और क्या स्थिति है इसकी। तो कांग्रेस की आज स्थिति है वो किसी से राजस्थान में छुपी हुई नहीं है, पूरा देश देख रहा है इनको कि किस प्रकार के आपस में आरोप लगा रहे हैं। ये सरकार गिराने की बात करते हैं तो इन्हीं के विधायक इनसे यहाँ से चले जाते हैं, इनके डिप्टी सीएम चला जाते हैं, तो उनके बारे में ये नहीं कहते कौन गिराने के लिए कर रहे हैं। गिराने के लिए तो आपके विधायक आपकी सरकार को गिराने के लिए कर रहे हैं। तो आप दूसरों के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं, उससे पहले अपनी गिरेबान में झांक के तो देखें आप कि आपके विधायकों का चरित्र क्या है, आपके लोग बाग आपके प्रति क्या कह रहे हैं। तो ये अविश्वास की भावना कहीं ना कहीं विधायकों में और सारे इनके जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है और जनता में भी आज अविश्वास का भाव पैदा हुआ है, तो उसी के कारण ये सारा अस्थिरता का माहौल बना है। सर प्रदीप चौधरी साहब, मुझे ये जानना है आपसे, ये राजनीतिक नियुक्तियां जो आपने दी है अब और आगे भी शायद चलता रहेगा ये सिलसिला, अभी ये जो आपने राजनीतिक नियुक्तियां दी हैं, बसपा विधायकों ने आरोप लगाए थे कि कांग्रेस के मंत्री उनकी नहीं सुनते हैं, कांग्रेस के विधायक उनकी नहीं सुनते हैं, सत्ता में जो बैठे हैं वो लोग उनकी नहीं सुनते हैं। अब वो लोग सुनने लगेंगे उनकी, अब आपसी तालमेल बैठ जाएगा, सामंजस्य बैठ जाएगा। सुमित जी, मैं आपके भी प्रश्न का जवाब दूंगा, और विपक्ष के नेता और भारतीय जनता पार्टी की जो प्रवक्ता हैं उन्होंने एक आरोप लगाया कि ये खुद अपने विधायकों को संभाल नहीं पा रहे हैं।
और तमाम इनकी जो अति महत्वाकांक्षाएं हैं भारतीय जनता वो इसलिए कह रहे हैं ना सर कि आपके विधायकों के बयान ऐसे ऐसे आ रहे हैं, राजेंद्र गुड़ा अपनी नाराजगी तो भरी सभा में सुना देते हैं, बोल देते वो दिख नहीं रही हैं मुझे रोकने वाला कोई नहीं। पंजाबी लाल मीणा ने क्या कहा, संयम लोढ़ा ने क्या कहा, उनका किस किस का जवाब देंगे आप आरसी जी? अरे सुन लीजिए, आप तो डूंगरपुर के विधायक गणेश गोगरा क्या कह रहा है, रामलाल मीणा प्रतापगढ़ का क्या कह रहा है, उनके जवाब दीजिए ना आप। राजेंद्र विदुड़ी ने क्या कहा? माधव जी सुन लीजिए आप सुने तो जब आप विधायकों के कोई आपके ऐसे आप जवाब दीजिए ना जो आरोप लगाने के अलावा कुछ बचा नहीं। आपके पास में हम आरोप क्या लगा रहे हैं? भूमिका का निर्वहन नहीं कर सकते, जनता आपको नकार चुकी है। आप तीसरे नंबर पे जाते हैं जब चुनाव होते हैं, आप चौथे नंबर की पार्टी बन जाते हैं, आप टीवी और चैनल पे बैठ के निराधार आरोप लगाते हैं, विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करने में नाकाम रहते हैं। आपके बीच विधायक अपनी सरकार के बारे में बात करिए, विपक्ष का काम है वो विपक्ष कर रहा है। और जिस प्रकार के आप अपने मंत्रियों को बचाने के लिए रिट में जिस प्रकार का भ्रष्टाचार किया, वसुंधरा भ्रष्टाचार की जननी बन गई है, जिनको आपने पार्टी से निकाल दिया, आज उन्हें आप राज्यसभा से निकाल दिया। क्या बात करते हैं? अरे रामचंद्र, अरे बात तो कम से कम ढंग से बात कीजिए, आपको यही पता नहीं है क्या बोल रहे हैं आप? आपको बोलने का वही नहीं है और बिना फालतू की अनगढ़ बातें कर रही है आरसी जी। कम से कम पार्टी के यहाँ पे बैठ के प्लेटफॉर्म पर ढंग से तो बात करिए। आप किसके बारे में क्या कह रहे हैं? मैं जो चीज कह रहा हूँ तथ्यात्मक कह रहा हूँ, जो चीज आपके लोगों ने कही है वही बात कह रहा हूँ। और रिट में जिस प्रकार का प्रदेश में युवाओं के साथ धोखा किया वो आपको दिखता नहीं है? किसानों के साथ जिस प्रकार का छलावा किया वो आपको नहीं दिखता है? आज आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं किसानों के नाम पे 2 लाख रुपए के आपके जो मंत्री हैं उनका खुद राहुल जी आके और 2 लाख रुपए की घोषणा करके गए कि 1 से 10 तक गिनती करूंगा, माफ हो जाएगी, माफ हो गई क्या? युवाओं को आपने बेरोजगारी भत्ता दे दिया क्या? किस प्रकार आप छलावा कर रहे हैं युवाओं के साथ में? पूरा प्रदेश देख रहा है और आने वाले समय में देखेगा वो तो आप समय आने पर सारी चीजों का पता चल जाएगा आपका। इतना घमंड मत कीजिए आप। ठीक है आरसी चौधरी साहब घमंड मत कीजिए, आने वाले समय में सारी चीजों का जवाब मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया जाकर बैठ जाएंगे तो उन सबको नियुक्तियां मिल जाएगी, यही ना सर? वो नहीं दिखता इनको। मैं कहना चाहूंगा कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी में अगर किसी को नियुक्ति दी जाती है तो दिक्कत होती है, लेकिन केंद्रीय सरकार अगर 2.5 साल बाद में अपने मंत्रिमंडल में विस्तार करती है किसी को दिक्कत नहीं होती। नहीं सर, नियुक्तियां देने में दिक्कत नहीं है, नियुक्तियां जिस तरह से दी जा रही है दबाव में आकर दी जा रही है, समस्या उससे होती है सर। आप अगर नियुक्तियां नियमित प्रक्रिया की तो आपने 2 साल से क्यों नहीं दी नियुक्ति? नहीं देना चाहिए। 2 साल से क्यों नहीं दी नियुक्ति? ठीक है चौधरी साहब, ठीक है ये बताइए आप, आपने 2 साल हो गए इन 6 विधायकों का क्यों नहीं नियुक्ति दी? चुनाव नजदीक, विधायकों का दबाव, तुरंत नियुक्ति। सवाल इसलिए पूछे जाते हैं सर। चौधरी साहब ऐसा मत कीजिए, आप ऐसे सवाल मत उठाइए, कि हमें समस्या होती है। समस्या तब होती है जब विधायक आप पर दबाव बनाते हैं और फिर आप तुरंत खेला खेलते हैं। तब ये कहा जाता है कि अकाउंटेबिलिटी तय की जाती है, परफॉर्मेंस। आप तो अपनी गिरेबान में झांक के देखिए कि आपकी स्थिति क्या है। तो असंतुष्ट को कंट्रोल करने आप अपनी चीज को स्वीकार नहीं करना चाहते। आरोप है कौन सा हो गया कि वो छोड़ के चले गए थे? कौन से उनके छोड़ के जाने से सरकार गिर रही थी? कौन सा वही वाजिब अली? तो आपके लोग गए ना, उन्होंने कहा कौन गए थे? विश्वास है, मुख्यमंत्री के अंदर हमारी आस्था है, मुख्यमंत्री तमाम हमारी सुनवाई करते हैं। किसी व्यक्तिगत तौर पे किसी मंत्री से नाराजगी हो सकती है, राजनीतिक दल के लोग हैं, आपस में मनमुटाव होता है, आपस में प्रतिस्पर्धा भी होती है कि मुझे क्यों नहीं मंत्रिमंडल का पोर्टफोलियो मिला। तो ऐसी चीजें नहीं, अगर भारतीय जनता पार्टी में दम है तो वो तथ्यों के साथ भारतीय जनता पार्टी 45,000 दम है जो तो आप देख रहे हो और आने वाले समय में भी देख लेंगे। आप अपनी जिस विश्वास के साथ जनता ने आपको मैंडेट दिया था उनके साथ आप धोखा किया है। मैं फिर से आप दोनों के पास, मिथिलेश जी क्या इससे अब हौसला बढ़ेगा दूसरे विधायकों का भी, उन लोगों का भी जो थोड़ी बहुत इस उम्मीद में तो बैठे होंगे भाई मलाई का एक हिस्सा तो हमें भी मिल ही जाए? देखिए सुमित जी, निश्चित रूप से राजनीति में कोई सन्यासी आते नहीं है जो लोभ मोह नहीं करें। वो सब राजनीति में सब दाव पेच वाले लोग होते हैं, तो वो भी चाहेंगे सत्ता में हिस्सेदारी हो। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इन निर्दलियों और इन जो बाहर के दल से आए लोगों का कितना सम्मान किया जाता है कि मुख्यमंत्री के गृह जिले का प्रभार आरएलडी से आए हुए मंत्री सुभाष गर्ग को दे रखा है। क्या कांग्रेस के मंत्रियों पर अशोक गहलोत का विश्वास नहीं है, या कांग्रेसियों से विश्वास उठ गया है, या अपनों से नफरत है, गैरों से लगाव है? ये भी एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब देना चाहिए। आज कांग्रेस ये पूछ रहा है। मैं जवाब देता हूँ मिथिलेश जी, जवाब देता हूँ मैं। हाँ जवाब देता हूँ, बोले। हाँ दीजिए।
मिथिलेश जी वो राजस्थान सरकार के मंत्री हैं और मंत्री के आधार पे प्रभाव क्या कांग्रेस में मंत्री नहीं है क्या? और कांग्रेस के तमाम मंत्री उनको प्रभारी नहीं बनाया जा सकता? हमारे संगठन के पदाधिकारी हैं जो संगठन की तमाम एक्टिविटी को देखते हैं और जब वो संगठन के आरएनडी के हैं, वो आरएनडी के कांग्रेस के कब हो गए? वो आरएनडी के कब हो गए? केवल राजीव गांधी स्टडी सर्किल चलाते हैं। वो पार्टी के संगठन। देखिए आप कुछ भी सफाई दे दीजिए, लेकिन कांग्रेस में चर्चा है, आरसीजी ये सच्चाई स्वीकार कर लीजिए, कांग्रेस में चर्चा है कि अशोक गहलोत को कांग्रेस के मंत्रियों पर यकीन नहीं है, इसलिए जोधपुर के गृह जिले का प्रभार आरएलडी के सुभाष गर्ग को दे रखा है। आपके मानस पटल पे क्या विचार भारी हो रहा है वो सब देख रहे हैं। क्या राज्य की सरकार में आरसी चौधरी साहब, ठीक है सर चौधरी साहब, वक्त की कमी है, 10 सेकंड में सर एक सवाल का जवाब दे दीजिए, वक्त की कमी है चौधरी साहब। मंत्रिमंडल विस्तार कब तक होगा या नहीं? चौधरी साहब 10 सेकंड में एक जवाब सर, वक्त की कमी है। मंत्रिमंडल विस्तार कब तक होगा या नहीं? निश्चित रूप से संगठन के अंदर चेंजेस होने हैं, संगठनों में नियुक्तियां होनी है, जिलाध्यक्ष बनाने हैं, प्रदेश की कार्यकारिणी बनानी है और इस विस्तार के जरिए उन तमाम लोगों की नाराजगी दूर की जाएगी अपॉर्चुनिटी देनी जो अभी थोड़ा नाराज चल रहे हैं। सर नाराजगी बिल्कुल नाराजगी कहीं कोई नहीं है। नाराजगी जो पार्टी का नेतृत्व तय करता है वो उसके अनुसार हर व्यक्ति काम करता है, कहीं से कोई नाराजगी नहीं, जिम्मेदारी होती है और जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए संगठन में जो लोग थे वो सरकार में चले गए, हो सकता है सरकार में जो लोग हो संगठन में आ जाए। ठीक है चौधरी साहब, शुक्रिया। जिम्मेदारी के अनुसार आरसी चौधरी साहब शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। माधवराम चौधरी जी आपका भी शुक्रिया। मिथिलेश जैमिनी सर शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आप तीनों का अपना वक्त देने के लिए। तो मनमर्जियां कब तक चलेगी? संगठन विस्तार, मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा और इस विस्तार के जरिए अगर होता है तो क्या इन तमाम लोगों की नाराजगी दूर करने की कोशिश की जाएगी? फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।